24 अक्टूबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिंदू संगठनों ने जामा मस्जिद की वैधता पर सवाल उठाते हुए जन आक्रोश रैली का आयोजन किया था। इसमें संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल और अन्य हिंदू संगठनों ने हिस्सा लिया। स्थानीय व्यापारियों ने भी बाजार बंद कर इस रैली का समर्थन किया। मस्जिद तक जाने वाले रास्तों पर प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा बढ़ा दी थी और भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। रैली जैसे ही मुख्य बाजार से होते हुए भटवाड़ी रोड तक पहुंचती है, पुलिस बैरिकेडिंग द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोक देती है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में तीखी बहस होती है, जो बाद में एक हिंसा का रूप ले लेती है। प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस पर पथराव किया जाता है, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 27 लोग घायल हुए। इसके बाद पुलिस ने इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल का भी प्रयोग किया। घटना के बाद गढ़वाल के आईजी करण सिंह नगनियाल ने कहा कि कुछ संगठनों का दावा था कि मस्जिद अवैध है, लेकिन डीएम की जांच में पाया गया कि ये मस्जिद निजी जमीन पर बनी है और वैध है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है कि मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई, बल्कि ये मस्जिद वैध तरीके से बनी है और बहुत पुरानी बनी है। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश पवार और आप देख रहे हैं डीबीएम पर मुद्दा प्रोग्राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। साथियों, जब हम भारत की बात करते हैं तो हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारत एक विविधताओं का देश है। विविधताओं में एकता की यहाँ की सामाजिक संस्कृति की स्वर्णिम गरिमा को आधार प्रदान करती है। वैदिक काल से ही सामाजिक संस्कृति में अंतर और बाह्य विचारों का अंतर्वेशन यहाँ की विशेषता रही है। इसीलिए किसी भी सांस्कृतिक विविधता को आत्मसात करना भारत में सुलभ है। इसी परिप्रेक्ष्य में धार्मिक एकता भी इसकी एक विशेषता रही है। इसका अप्रतिम उदाहरण सूफीवाद में देखा जा सकता है, जहां पर इस्लामिक एकेश्वरवाद और भारतीय धर्मों की कुछ विशेषताओं का स्वर्णिम संयोजन हुआ है तथा परिणाम स्वरूप एक संश्लेषित धार्मिक वैचारिकता का सफल अनुगमन हुआ है। किंतु हाल ही के वर्षों में भारत की सांस्कृतिक विविधता सांस्कृतिक विषमता में अंतरित हो रही है, जिससे लोगों के मध्य सद्भाव में ह्रास के साथ ही सांस्कृतिक विशेषता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ एक नए शब्द का जन्म होता है, जिसे सांप्रदायिकता कहते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है। क्या है सांप्रदायिकता? व्यापक अर्थ में अगर समझें तो सांप्रदायिकता का अर्थ एक व्यक्ति का अपने समुदाय के प्रति मजबूत लगाव से होता है। सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जिसके अनुसार कोई समाज विभिन्न हितों से युक्त विभिन्न धार्मिक समुदाय में विभाजित होता है। अब बात करते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता के मायने हैं क्या। एक राजनीतिक दर्शन के रूप में सांप्रदायिकता की जड़ें भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता में मौजूद हैं। वर्तमान में भारत में सांप्रदायिकता का प्रयोग सदैव ही धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर समुदाय के बीच सांप्रदायिक घृणा और हिंसा के आधार पर विभाजन, मतभेद और तनाव पैदा करने के लिए एक राजनीतिक प्रचार उपकरण के रूप में किया जा रहा है। अगर बात करते हैं प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों के लोग शांतिपूर्वक एक साथ रहते थे और बुद्ध संभवतः पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इस बीच अशोक जैसे राजाओं ने भी शांति और धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। वहीं मध्यकालीन भारत में इस्लाम के आगमन के साथ ही महमूद गजनवी द्वारा हिंदू मंदिरों के विनाश जैसी घटनाएं सामने आने लगीं। हालांकि उस समय भी धर्म लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, किंतु ऐसी सांप्रदायिक विचारधारा या सांप्रदायिक राजनीति नहीं थी। वहीं अकबर और शेरशाह सूरी जैसे शासकों ने देश भर में प्रचलित विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के प्रति सहिष्णु धार्मिक नीति का भी पालन किया। हालांकि औरंगजेब जैसे शासक कुछ संप्रदायों व अन्य धार्मिक प्रथाओं के प्रति कम सहिष्णु देखे गए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इतिहास मात्र रह गया हो। वर्तमान दौर में इसे देखें तो कुछ ऐसे आंकड़े आपको बता दें जिससे ये पता चलता है कि सांप्रदायिकता ने अपना रूप कैसे बदला है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 के आंकड़े बताते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा झड़पों में बीते साल के मुकाबले जबरदस्त उछाल आया है।
बीते कुछ सालों में भारत के अलग अलग राज्यों में एक के बाद एक सांप्रदायिक झड़पों की घटना सामने आई है। इनमें अगर एक घटना का उदाहरण ले तो दिल्ली के जहांगीरपुरी, जहां की हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की। 9 लोग इसमें घायल हो गए, जिसमें 7 पुलिस वाले भी शामिल थे। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि देश में सांप्रदायिक दंगों की घटना पहले के मुकाबले कितनी बढ़ी। इसके लिए हमें एक नज़र एक डेटा पर डाल देनी चाहिए। 2020 में सांप्रदायिक हिंसा की कुल 857 घटनाएं हुई। यह 2019 की तुलना में 94% ज़्यादा थी। 2014 और 2019 के बीच दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों के केवल 2 घटनाएं हुई, लेकिन 2020 में दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों की 520 घटनाएं देखने को मिली, जिससे देश भर के आंकड़ों में भी वृद्धि हुई। हाल ही में गृह मंत्रालय ने संसद में कहा था कि भारत में 2016 और 2020 के बीच सांप्रदायिक और धार्मिक दंगों के 3,399 मामले सामने आए, और ये डेटा काफ़ी सटीक है, जो कि एनसीआरबी के आंकड़ों से भी मेल खाता है। एनसीआरबी की गणना के आधार पर 2014 से 2020 के बीच सांप्रदायिक दंगों की 5,417 घटनाएं दर्ज की गई। तो अब बात करेंगे कि भारत की 2 बड़े राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस के शासनकाल की। तो कांग्रेस और बीजेपी के शासनकाल के दौरान सांप्रदायिक दंगों की घटना के दर की तुलना करने का कोई सीधा तरीका तो नहीं है, लेकिन 2014 तक के एनसीआरबी दंगों को सांप्रदायिक या अन्यथा, जैसे कि खेती या जाति से संबंधित, संप्रदाय से संबंधित दंगे के रूप में वर्गीकृत नहीं करता था। हाल ही में गृह मंत्रालय ने 2006 और 2014 के बीच सांप्रदायिक घटनाओं की संख्या जारी की। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दोनों पार्टियों की सरकार के दौरान तुलनात्मक स्थिति कैसी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक साल 2008 में कांग्रेस सरकार के लिए सांप्रदायिक दंगों के लिहाज से सबसे खराब समय माना जाता है। इस साल 943 घटनाएं दर्ज की गई, जबकि साल 2014 में एनसीआरबी के अनुसार देश में 1227 सांप्रदायिक घटनाएं हुई, और इसी साल बीजेपी की सत्ता में वापसी भी हुई थी। यदि दोनों पार्टियों की सरकार के कार्यकाल की तुलना की जाए तो 2006 और 2012 कांग्रेस सरकार के 6 साल के कार्यकाल के दौरान के बीच सांप्रदायिक हिंसा की कुल 5,142 घटनाएं दर्ज की गई, जबकि 2014 से 2020 के बीच बीजेपी सरकार के शासनकाल के 6 वर्ष में कुल 5,417 घटनाएं दर्ज की गई। भारत में सांप्रदायिक दंगों की घटना 2020 तक धीरे धीरे कम रही, लेकिन कम घटनाओं का मतलब ये कतई नहीं है कि पीड़ितों की संख्या कम हुई। 2014 में 1,227 सांप्रदायिक घटनाओं में 2,001 पीड़ित थे, जबकि 2018 तक घटनाओं की संख्या घटकर केवल 512 रह गई थी। लेकिन दंगों में प्रभावित पीड़ितों की संख्या 812 थी। कुल पीड़ितों का अनुपात 2019 और 2020 में कम हुआ, लेकिन कम घटनाओं की रिपोर्ट होने के बावजूद 2017 और 2018 के दौरान यह आंकड़ा काफ़ी अधिक था। तो सवाल आता है कि आखिर भारत में सांप्रदायिक घटनाओं के बढ़ने का क्या कारण है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया की, जो कि आज के समय का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। देश में फेक न्यूज के तीव्र प्रसार से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सोशल मीडिया हिंसा के माध्यम से दंगों और हिंसा के ऑडियो विजुअल का प्रचार काफी सुगम और तेज कर देता है। हिंसा से संबंधित अमानवीयता ग्राफिक चित्रण आम जनता में अन्य समुदाय के प्रति घृणा को और भी बढ़ा देता है। अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो मुख्य धारा की मीडिया की भी भूमिका इसमें खास हो जाती है, जहां पत्रकारिता की नैतिकता और तटस्थता का पालन करने के स्थान पर देश के अधिकांश मीडिया हाउस विशेष रूप से किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रति झुके हुए दिखाई देते हैं, जो बदले में सामाजिक दरार और भी बढ़ा देते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण अगर हम देखें वो है राजनीति। वर्तमान समय में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक लाभों की पूर्ति के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाता है। एक प्रक्रिया के रूप में राजनीति का सांप्रदायिकरण भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के साथ साथ देश में सांप्रदायिक हिंसा की तीव्रता को और बढ़ा देता है। चौथा कारण जो हमें देखने को मिलता है वो है शिक्षा। भारतीय लोगों में आमतौर पर मूल्य आधारित शिक्षा का अभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण वे बिना सोचे समझे किसी की भी बातों में आ जाते हैं और ऐसी सांप्रदायिक घटनाओं का हिस्सा बन जाते हैं। पांचवा कारण है आर्थिकी, जो भारत के हर वर्ग से संबंधित है।
विकास का आसमान छूता स्तर, वर्ग विभाजन, गरीबी और बेरोजगारी ऐसे कारक हैं जो सामान्य लोगों में असुरक्षा का भाव उत्पन्न कर देते हैं। असुरक्षा की भावना के चलते लोगों का सरकार पर विश्वास कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप अपनी जरूरतों, हितों को पूरा करने के लिए लोगों द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों, जिनका गठन सांप्रदायिक आधार पर हुआ है, का सहारा लिया जाता है, जिसके बाद राजनीतिक दलों द्वारा इसका प्रयोग अपने फायदे के लिए किया जाता है। और आखिरी कारण देखने को मिलता है वो है मनोवैज्ञानिक कारण। दो समुदायों के बीच विश्वास और आपसी समझ की कमी या एक समुदाय का दूसरे समुदाय के सदस्यों का उत्पीड़न के कारणों से उनमें भय, शंका, खतरे का भाव उत्पन्न हो जाता है। इस मनोवैज्ञानिक भय के कारण लोगों के बीच में विवाद, एक दूसरे के प्रति नफरत, क्रोध और भय का माहौल पैदा हो जाता है। अब बात करेंगे इन सांप्रदायिक हिंसों से आखिर देश और देशवासियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सांप्रदायिक हिंसा के दौरान निर्दोष लोग अनियंत्रित परिस्थितियों में फंस जाते हैं, जिसके कारण व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों का हनन होता है। इसके कारण जान माल का काफी अधिक नुकसान होता है। सांप्रदायिक हिंसा वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है और सामाजिक सामंजस्य प्रभावित करती है। यह दीर्घ अवधि में सांप्रदायिक सद्भाव को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रही है। सांप्रदायिक हिंसा धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व जैसी हमारी संवैधानिक मूल्यों को भी प्रभावित करती है। सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित परिवारों को इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। उन्हें अपना घर, प्रियजन, यहाँ तक कि जीविका के साधनों से भी हाथ धोना पड़ता है। सांप्रदायिकता देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी चुनौती प्रस्तुत करती है, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाले एवं उससे पीड़ित होने वाले दोनों ही पक्षों में देश के ही तो नागरिक शामिल होते हैं। तो सवाल आता है कि इतने शिक्षित समाज होने के बाद क्या सामाजिक हिंसाओं को कम किया जा सकता है? तो इसके लिए ऐसा क्या किया जा सकता है, तो आइए इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए पुलिस को अच्छी तरह से सुसज्जित होने की जरूरत है। इस तरह की घटनाओं को रोकने हेतु स्थानीय खुफिया नेटवर्क को मजबूत किया जाना चाहिए। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए शांति समितियों की भी स्थापना की जा सकती है, जिसमें विभिन्न धार्मिक समुदाय से संबंधित व्यक्ति सद्भावना फैलाने और दंगा प्रभावित क्षेत्रों में भय और घृणा की भावना को दूर करने के लिए एक साथ कार्य कर सकते हैं। यह न केवल सांप्रदायिक तनाव बल्कि सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए भी मददगार हो सकते हैं। देश के आम नागरिकों को मूल्य आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे आसानी से किसी की बातों में न आ सकें, वह स्वयं सोच समझकर फैसला ले सकें। शांति, अहिंसा, करुणा, धर्मनिरपेक्षता और मानवतावाद के मूल्यों के साथ वैज्ञानिकता एक मौलिक कर्तव्य के रूप में निहित और तर्कसंगतता के आधार पर स्कूल और कॉलेज, विश्वविद्यालयों में बच्चों के उत्कृष्ट मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने की हमें जरूरत है। साथियों, उम्मीद है आपको हमारा ये मुद्दा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।